हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्र स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और आज मैं आप सबके सामने एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं की लंबाई अलग अलग दे रखा है। 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त के त्रिज्या की लंबाई निकालना है। तो समकोण त्रिभुज, यहां पर आप जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का अंतः त्रिज्या क्या होता है। अंतः त्रिज्या जो होता है, अंतः त्रिज्या हो जाता है यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2 हो जाता है। ठीक है, तो लंब की लंबाई इसमें कितनी दी हुई है, ये 40 दिया हुआ है और आधार आपका 9 दिया गया है। कर्ण का वैल्यू 41 है और बट्टा 2 कर दिए। ये 40 और 9 आपका 49 हो जाएगा। 49 में से जब 41 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर जो अंतःवृत्त था, अंतःवृत्त का त्रिज्या आ गया। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंतःवृत्त आपका a + b + c - 2 हो गया और जो परिवृत्त का त्रिज्या होता है, परिवृत्त का त्रिज्या कर्ण वाली भुजा की लंबाई की आधी होती है। तो इसमें अंतःवृत्त था यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है आपको। ये वैल्यू दिया हुआ है तो इस वैल्यू को हम तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ा जाए यानी कि रूट अंडर में पहले आपका वैल्यू दिया है, इसको ज्यों का त्यों पहले छोड़ दीजिए। अंत से इसमें आपको काम करना है 185 और रूट अंडर ये 36 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 36। तो रूट अंडर 36 का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 36 का वैल्यू 6 प्लस 19 दिया हुआ है, 19 को हम ले लिए यानी इस रूट का वैल्यू हम 6 वहां पर रखे हैं। आगे इसको बढ़ेंगे, एक एक स्टेप इसमें आगे चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये 19 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाएगा यानी कि रूट अंडर 25 हमारा यहाँ पर है। तो आगे इसको बढ़ाते हैं, फिर ये रूट अंडर हो जाएगा 185 प्लस। तो रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 25 का वैल्यू होगा 5 × 40 यानी 5 हो जाएगा ना। इसका रूट अंडर 25 का वैल्यू 5 हो जाएगा और 5 × 40 ये हो गया। अब 185 में 40 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 185 में जब 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225 यानी रूट अंडर 225 हो गया। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 66 प्लस रूट अंडर 225 हो गया। ये रूट अंडर 225 का वैल्यू क्या होता है, तो 15 होता है यानी 66 प्लस 15 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 81। रूट अंडर 81 का वैल्यू क्या होता है, तो रूट अंडर 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है यानी 81 का वर्गमूल हमारा हो गया 9 हो गया यानी आपका राइट आंसर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। इसको फिगर से पहले हम देखते हैं। एक हमारा वृत्त है तो वृत्त के इसमें क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है यानी डायगोनल की डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और आपको पता है कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर के आधी लंबाई रेडियस यानी त्रिज्या का होता है। तो डायमीटर 10 दिया है तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, इसमें 5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया। तो चलिए, हमारा ये वृत्त था, वृत्त का डायमीटर दिया था, त्रिज्या हम निकाल लिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवाएं खींची गई है। तो समानांतर कहने का मतलब एक ऊपर में जीवा है और एक नीचे में जीवा है। ठीक है, ये आपका ए बी, इसको नॉमिनेट कर सकते हैं आप, ए बी है और ये सी डी, 2 जीवे हैं। ये 8-8 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसमें क्या, इसमें देखा जाए कि हमारा वृत्त का
केंद्र हो गया, तो केंद्र से ये दूरी क्या माना जाएगा, केंद्र से ये दूरी हमारा त्रिज्या होगा। और त्रिज्या का वैल्यू कितना दे रखा है, त्रिज्या का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है 5 है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 5। अच्छा, केंद्र से जो ये दूरी होगी ये हमारा त्रिज्या होगी, और त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा त्रिज्या हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दोनों जीवाओं के बीच का दूरी क्या होगा, तो दोनों जीवाओं का बीच का दूरी कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो जो पहला जीवा था ये 8 सेंटीमीटर लंबी था, 8 सेंटीमीटर लंबा था ये, तो सेंटर से जब लंब डाला गया तो उसको आधा आधा पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। दूसरा जीवा भी हमारा 8 सेंटीमीटर था, तो बीच से जब लंब डाला गया तो आधा आधा पार्ट में वो भी डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। आपका कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है, तो आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कर्ण 5 दिया है, लंब 4 दिया है, तो आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दोनों जीवाओं का बीच का दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 + 3 बराबर दोनों जीवाओं का बीच का दूरी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर दोनों जीवाओं की बीच की दूरी हो गई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 दिया हुआ है, लसा कितना दिया है, 455 दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसमें ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला आता है इसका एक फॉर्मूला आता है LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, हमको LCM दे दिया गया है 455 और HCF भी हमारा दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दे रखा है, इनमें से एक जो संख्या है 75 और 125 के बीच में स्थित है। तो यहां से आप क्या अंदाजा लगाइएगा कि 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या होगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेंगे कि LCM और HCF दिया हुआ है और फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में किसी तरह का विशेष चर्चा नहीं किया गया हो, तो आपको बहुत अच्छा टिप्स मैं बता दे रहा हूं कि HCF जो होता है HCF किसका, HCF फर्स्ट संख्या और सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का HCF इसमें दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का HCF दिया गया हो तो किसी भी संख्याओं का HCF वैसी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित यानी काट देती है। यानी कि HCF को हम क्या बोलेंगे, HCF जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणज होगा। तो जब हमारा HCF 13 है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 13x, और सेकंड वाले को क्या मान सकते हैं, 13y। ठीक है, जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का चर्चा नहीं किया रहेगा उस टर्म में क्या करेंगे, HCF का गुणज यानी कि x कर लेंगे, एक में y कर लेंगे, क्योंकि HCF जो होता है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का ही प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इतना निकल गया मेरा। अब 13 से 13 को काटेंगे, अब 13 से ये कटेगा, 13 तिया 39, 13 पाँचे 65 हो गया। यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, तो 35 को फैक्टर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 35 का फैक्टर आपका हो जाएगा 5 इंटू 7 फैक्टर होगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 5 हो गया। यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब आपको निकालना है कि इनमें से दोनों में से संख्या क्या क्या थी। तो फर्स्ट नंबर की जहां तक बात की गई है तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 13x है। सेकंड नंबर की जहां तक बात की गई है तो सेकंड नंबर क्या है आपका, 13y है। ठीक है, तो दोनों संख्या निकाल लिया जाए और देखा जाए कि 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या है। तो x बराबर क्या आया है, 7 आया है, यानी 13 7 51 हो गया। फिर आगे y बराबर क्या है, 5 है, यानी 13 5 65 हो गया।
अब क्या पूछा गया है कि एक जो संख्या है 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो बताइए कि 91 और 65 में से कौन 75 और 125 के बीच में स्थित है, यानी कि 91 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ का ये प्रश्न बहुत ही प्रचलित है, करीब करीब इस पैटर्न का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये दिया हुआ है x + 1/x = 3 दे दिया और आपका ये इक्वेशन टर्म दे दिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम x से डिवाइड करेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले ऊपर नीचे क्या कीजिए, ऊपर नीचे x से डिवाइड कीजिए। तो एक ऊपर नीचे x से डिवाइड किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 3x² - 4x + 3/x। ऊपर में हम x से डिवाइड कर दिए, अब बीच में नीचे आते हैं। नीचे आपका दिया हुआ है x² - x + 1/x हो जाएगा इसमें। अब देखिए ऊपर में जब x से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या क्या यहाँ बच रहा है उस पर पहले फोकस किया जाए। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, जब x से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x, इसमें जब x से डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा, जब 3 में x से डिवाइड करेंगे तो 3/x हो गया। निचले में आते हैं, x² क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x/x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x/x क्या हो जाएगा, +1/x हो जाएगा। आगे इसको बढ़ाते हैं तो x वाले को एक साथ में लेते हैं, नंबर को साइड छोड़ देंगे। तो इसमें से क्या करते हैं कि 3 हम कॉमन कर सकते हैं और ये इसको और इसको दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। और क्या था आपका -4 दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से नीचे x वाले को एक साथ में लिखेंगे, -1 दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसको बढ़ेंगे तो इसमें देखिए x + 1/x बराबर क्या दिया हुआ है आपका वैल्यू 3 दिया हुआ है, यानी कि x + 1/x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब यहाँ पर आप 3 पुट कीजिएगा तो 3 3 जा, यानी 3 3 का 9 - 4 हो गया। यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 - 1, 9 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो गया आपका 5 हो गया, और 3 में से 1 घटेगा 2, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 5/2 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि 2 बिंदु इसमें दिया गया है, 4 दिया है और 7 दिया है, 4 7 और दूसरा बिंदु है -5 -1 और -5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये जो है कोऑर्डिनेट, ये जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उठाया गया है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है, फार्मूला यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये आपका x1 है, y1 है, x2 है और ये y2 है। 2 बिंदु दिया गया है, वैल्यू फटाफट पुट किया जाए। वैल्यू फटाफट पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू हमारा -1 दिया है और x1 का वैल्यू हमारा 4 दिया हुआ है, यानी कि माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ेंगे y2 का वैल्यू हमारा -5 दिया हुआ है और y1 का वैल्यू क्या दिया है, y1 का वैल्यू हमारा 7 दिया हुआ है का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो -1 - 4 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -5 और -7 कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। इसको एक लाइन और आगे बढ़ते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू कितनी इकाई, 13 इकाई। तो डिस्टेंस क्या निकला, यानी 2 बिंदुओं के बीच का दूरी हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि tan 60 डिग्री, x tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sec 45 डिग्री हो तो इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, तो tan 60 का वैल्यू यहाँ पुट किया जाए। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 हो जाता है, प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, इज इक्वल टू sec 45 का वैल्यू क्या हो जाता है, √2 हो जाता है।
तो ये हो जाएगा आपका x इंटू √3 बराबर +1/2 है, तो उस साइड में माइनस हो जाएगा, यानी कि √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको x इंटू √3 बराबर, इसका कैलकुलेशन किया जाए क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 हो जाएगा √2, ये √3 आकर के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 1/√6, √2 और √3 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू फटाफट इसमें पुट करेंगे, यानी कि 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1/√6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7/6 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 फटाफट आंसर निकालने का आसान तरीका। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ट्रिगो का अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो पूरा वैल्यू आप याद कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य 8% कटौती करने पर, यहां पर ध्यान दीजिए कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो जब 8% कटौती कीजिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100% तो उसका था ही, जब 8% कटौती किए तो उसका मूल्य कितना हो गया। हमको बाकी क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, हमको बाकी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, फिलहाल में 8% कटौती किया यानी कि 92% उसका मूल्य रह गया। आगे क्या कर रहा है, करने पर इसका मूल्य कितना हो गया। देखिए हम तो पहले ही बोलते हैं कि आगे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, तो 92%, 8% कटौती किया तो वहां पर फटाफट आप लिखिए कि 8% कटौती किया यानी 92% हो गया उसका मूल्य, तो 92% हुआ, लेकिन हुआ कितना 4600, तो 92% का वैल्यू 4600, तो 1% का वैल्यू तो 92 5 460 हो गया, 92 5 460, यानी कि 1% का वैल्यू आपको दे दिया गया 50। तो फिर क्या पूछा है इसका अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या था, जो भी था 100% था, तो 1% का वैल्यू 50, तो 100% यानी 00 इधर लगा देंगे और 00 इधर भी लगा देंगे, तो 100% हमारा क्या था अंकित मूल्य था, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 5000 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में 3 से 4 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 3 से 4 शिफ्ट में लगातार दोहराया गया है। अभी मार्केट में जो फिलहाल में बुक आई है, आप बुक उठा करके देखिएगा, 29 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में था, और भी शिफ्ट में इसको दोहराया गया है। तो देखा जाए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। दिया गया है कि एक पात्र में 40 लीटर ग्लिसरीन रखी गई है, इसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतने ही पानी डाल दिया गया, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाल करके उतनी ही पानी डाल दिया गया, और फिर अब क्या किया गया कि अब 8 लीटर मिश्रण निकाल करके उतनी ही पानी डाल दिया गया। तो देखिए इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है कि पूरा लिक्विड इतना मात्रा में है, इतना लीटर निकाल के उतनी ही मात्रा डाल दिया गया, और इस प्रक्रिया को 2 या 3 बार किया गया, तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, और इसमें मात्रा जो है अलग अलग निकाला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से मैं इसको आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन हाईलाइट है, तो हाईलाइट क्वेश्चन का धुआं उड़ा दिया जाए। तो 40 लीटर हमारा पूरा मिश्रण था, क्लियर है। 40 लीटर मिश्रण में 5 लीटर निकाल लिया, तो 5 लीटर निकालने के बाद कितना हो गया था, वो 35 हो गया था। आप फिर 5 लीटर उसमें मिला दिया तो कितना हो गया 40 हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो 40 में से 10 निकाल लिया यानी 30 बच गया, और उतना ही पानी डाल दिया, तो अब कितना आ गया फिर 40 लीटर हो गया। आगे क्या कह रहा है कि अब 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो 40 था, जब 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि अब 32 हो गया। आप फिर उतनी ही पानी डाल करके उसको 40 पूरा कर दिया था। तो दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन आप बनाइएगा, जब इस पैटर्न को हम पूरा करते हैं, तो अंत में कितना शुद्ध मात्रा बचा ये चीज आपको
एग्जैक्ट मिलने वाला है, तो 40 से 40 यहाँ कैंसिल होगा हमारा, और ये कटेगा 5 7 35, 5 8 40, 8 चौका 32, 4 दहा में 40, 1 0 से 1 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया, और 70 का कितना हो गया 21 लीटर। कितना लीटर 70 का 21 लीटर आपका मात्रा जो है शुद्ध ग्लिसरीन का बच गया। तो ये बहुत ही आपको जबरदस्त मेथड से मैं बताया हूं, और ये ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन अभी लाइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 10 मिनट 20 मिनट में भर सकते हैं, एक अन्य नल सी से 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखा जाए पाइप C10 का क्वेश्चन मिला, ए जो है भरने वाला नल है और ये भरता है कितना समय में 10 मिनट में भरता है। बी भी भरने वाला नल है, ये भरता है कितना मिनट में 20 मिनट में भरता है, जबकि सी खाली करने वाला नल है, ये खाली करता है 40 मिनट में खाली करता है। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले निकाला जाए किस प्रोजेक्ट में टोटल कितने यूनिट का वर्क था। तो टोटल कितने यूनिट का वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे कि तीनों का कार्य का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 20 40 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 40, यानी इस प्रोजेक्ट में टोटल 40 यूनिट का वर्क है। क्लियर है। अब तीनों नल का हम क्षमता निकालेंगे। तीनों नल का क्या करेंगे क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे निकलेगा, एलसीएम बट्टा ए का टोटल काम करेंगे तो ए का क्षमता निकलेगा, एलसीएम बट्टा बी का टोटल काम करेंगे तो बी का क्षमता निकलेगा, एलसीएम बट्टा टोटल काम सी का करेंगे तो सी का क्षमता निकलेगा। तो 40 बट्टा 10 यानी 4:4 कार्य क्षमता ए का हो गया, 40 बट्टा 20 यानी 2 कार्य क्षमता बी का हो गया, 40 बट्टा 40 यानी 1 कार्य क्षमता ए का हो गया। यानी ए जब भरने का काम करता है तो 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, बी भरने का काम करता है तो 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, और सी जब खाली करने का काम करता है तो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करता है। तो यहां से आप क्लियर बता दीजिए कि अगर तीनों नल यानी ए बी सी अगर तीनों नल मिल जाए तो 1 मिनट में कितना यूनिट भरेगा। तो ये 4 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट भरेगा, यानी 6 यूनिट भर दिया, और ये क्या करेगा आएगा तो 1 यूनिट खाली कर देगा। तो 4 और 2 6 में से जब 1 घटाएंगे तो कितने यूनिट हो गया, यानी कि 5 यूनिट हमारा 1 मिनट में भर रहा है। 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1 मिनट में हमारा भर रहा है 5 यूनिट हमारा 1 मिनट में भर रहा है। हमको कितना वर्क करना है, तो हमारा टोटल वर्क है 40 यूनिट, तो हमको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, तो 40 यूनिट का वर्क है जो और 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहे हैं, तो ये कितना हो गया आपको 8 मिनट लगेंगे पूरा उसको भरने में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान कहने का मतलब प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान कहने का मतलब प्लेस वैल्यू होता है, जातीय मान कहने का मतलब फेस वैल्यू होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का हमको डिफरेंट यहां शो करना है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जातीय मान को 2-3 तरह से पूछा जाता है। आपको अंकीय मान पूछता है, आंकिक मान पूछता है, और जातीय मान भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो ये आपका डिजिट दिया हुआ है, ये डिजिट है हमारा 589307 और इसका जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान इन्हें इसका स्थान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि इसके बाद कितना अंक है 4 अंक है, तो 4 को 0 लगा दिया जाए, ये आपका क्या हो गया स्थानीय मान हो गया। अब इस डिजिट का हम जातीय मान निकालने जा रहे हैं। तो किसी भी अंक का जातीय मान या अंकीय मान या आंकिक मान या फेस वैल्यू सेम वही डिजिट होता है। तो 9 का जातीय मान क्या होगा 9 ही होगा। तो इसका जातीय मान कितना हो गया आपका 9 हो गया, यानी 9 इसमें से माइनस करेंगे, दोनों का अंतर पूछा गया है। तो 10 में से एक कैरी लेगा, 10 से 9 घटेगा, आपका 1 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, 9 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, और लास्ट में क्या बच गया, ये आपका 8 बच गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि इतना का वैल्यू दे रखा है और इसका वैल्यू आपको निकालना है।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन मिलाना होता है, किस क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन किस रूप में एग्जैक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2x दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर 2 का तो गुणज है नहीं, यानी कि सबसे पहले हमको इस 2 को गायब करना है। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में हमारा 64 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है 4 है, यानी 4 का गुणज ये तो है ही, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि x है और ये स्क्वायर में दिया हुआ है, तो 4 तो स्क्वायर के टर्म में आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि इस इक्वेशन में दोनों तरफ इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं कि 1/2 से हम गुना कर देते हैं। तो किया जाए, इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना कर देते हैं। इस पूरा इक्वेशन में 2 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा 2x प्लस 1/4x इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/8x बराबर 1/2 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया जाए, फटाफट अब आपको आंसर मिलने वाला है। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी 64x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 हो जाएगा a इंटू b हो जाएगा बराबर 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 1/4 हो गया, प्लस 1/4 इधर भी प्लस 1/4 उधर भी, यानी कि ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो गया तो आपको क्या बच गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर बराबर 0 बराबर क्या बच गया 0। तो ये आपका वैल्यू पूछा गया था कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको देखा जाए, बहुत ही आसानी तरीका से इसको बनाया जाए। यहाँ देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा है, तो 3 यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन हम मिला देते हैं। तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ेंगे, आगे आपका दिया गया है 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन सेम आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम 3 कॉमन करेंगे और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और इसका मान क्या हो गया आपका, इसका मान 1 हो गया, यानी कि प्लस 3 सिर्फ बचा। तो इस साइड में प्लस 3 जाएगा तो क्या होगा, यानी 4 में से अब 3 घटेगा तो उस साइड में हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 बच गया, और ये जो 4 था भिन्न के रूप में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4 का रूट हो जाएगा, और जब इसका रूट निकालेंगे तो हमको क्या मिल गया, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2 आपको यहाँ पर मिल गया। लेकिन हमको थीटा का वैल्यू यहाँ पर लेकर के चलना होगा, क्योंकि हमसे कुछ आगे वैल्यू भी पूछा गया है। तो साइन 1/2 हो गया, तो साइन 1/2 जो है साइन कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन 1/2 अगर है तो किसका वैल्यू है, साइन 1/2 यानी कि हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको कितना होता है 1/2 है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, और थीटा बराबर क्या आपको मिला 30 डिग्री मिला। तो जब थीटा बराबर 30 डिग्री मिल गया, यानी थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 30 पुट करेंगे, तो थीटा की जगह 30 पुट कर दिया जाए, ये हो जाएगा आपका सेक 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का कोस 30 डिग्री का वैल्यू आप निकालना है। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू जहां तक ध्यान दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है आपको, इसका वैल्यू हो जाता है 2/√3 इसका वैल्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ आगे बढ़ते हैं कोस 30 डिग्री का वैल्यू रखना है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा √3/2 आपका हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 2√3 हो गया ये, और ये 2 दूनी का 4 प्लस ये 3 हो जाएगा, यानी कि कितना यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 7/2√3 यानी 7/2√3 नन ऑफ दीज आपका इसका आंसर हो गया।
तो इस रूप में जब इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा तो थीटा का वैल्यू निकलता है और थीटा का वैल्यू जो पूछा गया इक्वेशन उसमें पुट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में, तो रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पोल, खंभा को पार करता है तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो इसमें रेलगाड़ी का लंबाई दिया है क्या? नहीं दिया है। तो उस रेलगाड़ी का चाल क्या था, यानी चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल, खंभा या व्यक्ति को पार करता है तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो मान लिया जाए रेलगाड़ी का लंबाई हमको नहीं पता है, x था, ठीक है। उसने एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार किया तो रेलगाड़ी का चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। आगे बढ़ते हैं। तथा 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है, यानी कि वही रेलगाड़ी है। तो उस रेलगाड़ी का अगर चाल की बात किया जाए, फिर से चाल की बात किया जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा रेलगाड़ी का थ्योरम जो है, अगर एक बार थ्योरम को डिटेल से पढ़ लिया जाए तो कहीं भी किसी ट्रिक का जरूरत नहीं है। और थ्योरम जो है ट्रिक से पूरा आसान है, जो कि मैं आपको बहुत जल्द YouTube पर देने वाला हूं। फर्स्ट बार थ्योरम के साथ में रेलगाड़ी अगर YouTube पर पढ़ाने वाला कोई होगा तो मेरा वीडियो होगा, और बहुत जल्द आपको YouTube का पूरा थ्योरम मैं देने वाला हूं। तो यहां पर ध्यान देंगे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग या रेलगाड़ी को पार करता है तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिस लंबाई को पार करेगा उसकी लंबाई होती है। यानी कि 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया कितने समय में? 20 सेकंड में, 29 सेकंड में पार किया। 29 सेकंड में पार किया है, 29 सेकंड में। तो यहाँ क्या हो गया? दूरी हो गया, हमारा समय हो गया। यानी कि यहाँ भी हमारा रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी वही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा चाल बराबर चाल हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन करेंगे, हमको रेलगाड़ी का लंबाई नहीं x का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 29x बराबर हो जाएगा 20x प्लस, ये हो जाएगा 20x प्लस 135 गुना 20 हो जाएगा। इस साइड में इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 135 गुना 20। ये 9 कटेगा, इसको 9 1 9 9 5 45, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 300 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि 1 से 50 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। तो शून्यों की संख्या अगर निकालना है तो ध्यान देंगे हम सबसे पहले कि यानी कि 1 से 50 तक का गुणनफल कहने का मतलब इस रूप में इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जब शून्य की संख्या निकालनी रहेगी तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि शून्य का निर्माण कब होता है? जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता है तो शून्य का निर्माण होता है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन जब इनटू में बैठाया जाता है तो शून्य का निर्माण होता है। और जब शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो सबसे पहले लास्ट नंबर क्या है वहां पर आपको जाना होगा। तो लास्ट नंबर में हम क्या करेंगे कि 5 से डिवाइड करेंगे और भागफल कितना मिला उस भागफल को नोट करेंगे। भागफल कितना मिला? हमारा 10 मिला। हमेशा ध्यान दीजिएगा कब तक भाग करेंगे? जब तक कि भागफल जो है हमारा 5 से कम न हो जाए। तो लास्ट वाले नंबर में 5 से भाग किए, भागफल आ गया 10। अब फिर उसी भागफल में हम 5 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो भागफल कितना हमारा हो गया? 2 हो गया। अब भागफल हमारा क्या है? 5 से कम आ गया। जब तक भागफल 5 से कम ना आए तब तक आपको ये प्रक्रिया करते रहना है। अब यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा? शून्यों की संख्या यानी 10 प्लस 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? शून्यों की संख्या 12 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। एक और आपको छोटा सा मैं एग्जांपल लेकर के बता दे रहा हूं। सपोज डेट आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 500 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी गुणनफल में? अगर गुना किया जाए यानी इस रूप में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 5 डॉट 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 499 गुना 500 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी? तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले नंबर को 5 से हम डिवाइड करेंगे, भागफल हमारा आ गया 100। फिर क्या करेंगे? इस भागफल में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 20 आ गया। फिर इस भागफल में 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो भागफल जो है
जब 5 से कम आ जाए तो वहीं पर ड्रॉप कर देना है। तो 100 और 20 120 और 4 कितना हो जाएगा 124। यानी शून्यों की संख्या इस प्रश्न में कितनी हो जाएगी 1 से 500 तक के गुणनखंड में 124 को शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है किसी धनराशि में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है तो धनराशि क्या है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 2 ईयर डिफरेंट ऑफ CI माइनस SI, यानी कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब दिया गया हो 2 वर्ष के लिए, अंतर 2 वर्ष का जब दिया गया हो तो उसका फॉर्मेट हो जाता है P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर हो जाता है। और इसका अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 40 दिया हुआ है, इज इक्वल टू P इंटू रेट का वैल्यू आपका 10 है बाई 100 का स्क्वायर, 1 0 से 1 0 काटेंगे और 1/10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा। 100 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4000, यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना आ गया 4000 आपका, 4000 आपका प्रिंसिपल आ गया, यानी कि धनराशि मूलधन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक धनराशि A को 21 दिन में, B को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तो वही धन दोनों को कितने दिन तक मजदूरी पर्याप्त होगी, यानी दोनों मिल करके करेगा तो कितने दिन तक वही धन दी जाएगी। तो यहां पर ध्यान देंगे कि दोनों का देखिए मजदूरी का जो बंटवारा होता है कार्यक्षमता के रेशियो में होता है, ठीक है। तो ए जो है किसी काम को करता है 21 दिन में और बी का जो है 28 दिन में है, ठीक है। तो यहां से पहले दोनों का मिला लेते हैं कि दोनों का इस पूरा प्रोजेक्ट में कितना यूनिट का वर्क था जिसके लिए मजदूरी दिया जाना था। तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 84, आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी पूरा 84 यूनिट का वर्क है, पूरा 84 यूनिट का वर्क है उसमें। तो इसका क्षमता निकालेंगे, यानी ए का क्षमता है एलसीएम बट्टा टोटल काम 4 यूनिट हो जाएगा, एलसीएम बट्टा बी का टोटल काम 3 यूनिट हो गया। तो कार्य क्षमता का रेशियो हमारा 4:3 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 4 अनुपात करता है, ये 3 अनुपात करता है, तो 84 यूनिट का जो वर्क था उस वर्क में कितने दिन तक की मजदूरी ये दोनों को संयुक्त रूप से दी जा सकती है। तो 4 अनुपात इसका क्षमता, 3 अनुपात इसका क्षमता, तो 3 अनुपात 4 अनुपात कितना अनुपात 7 अनुपात, यानी दोनों मिलाकर के एक दिन में 7 यूनिट का वर्क करता है। तो 84 यूनिट करने में कितना समय लेगा, यानी टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क बट्टा एक दिन का वर्क हो जाएगा, कितना यूनिट का वर्क हो जाएगा, यानी कि टोटल 84 यूनिट का वर्क जो है करना है और एक दिन में 7 यूनिट का होता है, तो पूरा वर्क कितना दिन में हो जाएगा, पूरा वर्क आपका हो जाएगा 12 दिन में, यानी कि 12 दिन का मजदूरी देने के लिए वो धन पर्याप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बोर्ड मास से क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका हल क्या होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बोर्ड मास का रूल क्या होता है, BODMOS, आपको क्लियर कर दे रहा हूं, BODMAS, यानी B फॉर होता है आपका ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट डील करते हैं, फिर मझोला करते हैं, फिर बड़ा करते हैं। O फॉर हो गया ऑफ, यानी का जो दिया रहता है उसका, D फॉर डिवाइड हो जाएगा, M फॉर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A फॉर ऐड हो जाएगा, और S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव हो गया। दोस्तों इसका एक कहावत आता है, का को पहले दूर करो ता पीछे 2 भाग, तब गुना धन जोड़ दो अंत में करो घटाव। तो अंत में हमको क्या करना है, घटाव करना है। पहले का को दूर करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट पर मेरा नजर रहेगा, छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर का के पास जाएंगे, भागा के पास जाएंगे, गुना के पास जाएंगे, जोड़ के पास में जाएंगे और अंत में करो घटाव। तो इसी के थ्रू इसको देखा जाए, इसको लागू किया जाए इस पर। पहले का को हमको दूर कर लेना है, तो का को दूर करते हैं, हो जाएगा आपका 72 माइनस 12 भागा ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ये आपका बड़ा कोष्ठ बंड प्लस ये देखिए छोटा कोष्ठ में दिया गया है, तो इसको डील कर लेते हैं, भागा 4 दिया हुआ है, तो का को तो दूर कर लिए, का को पहले दूर करो ता पीछे 2 भाग। अब भाग को देखना है, तो भाग हमारा कहाँ है, यहाँ है, यानी कि 72 माइनस कितना हो जाएगा, ये 12 में 6 से भाग करेंगे तो हमारा 2 हो गया, बड़ा कोष्ठ अभी फिलहाल बंद चलेगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 में हम 3 से भाग करेंगे तो 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 हमारा
इसमें 3 हो गया भागफल। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, ये इसको जब ब्रैकेट को हम ब्रैकेट का पहले पूरा क्लियर करेंगे क्योंकि ब्रैकेट फर्स्ट होता है, तो 72 में से 2 घटेगा, 70 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 70 प्लस 3 बराबर 73 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि किसी धनराशि पर नियमित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 900 और 954 है, तो वह धनराशि कितनी है, उस धनराशि के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि जब किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहेगा तो 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि उसका मूलधन क्या होगा और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका रेट परसेंट क्या होगा। तो दोनों आज आपको मैं इसी क्वेश्चन पर बता दे रहा हूं। तो उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाता है 1/2 इंटू SI का स्क्वायर बटा में हो जाता है CI माइनस SI। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको प्रिंसिपल यानी मूलधन मिल जाएगी। इसमें हमको प्रिंसिपल ही पूछा गया था, लेकिन आपको रेट का भी फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, रेट परसेंट बराबर हो जाता है 2 इंटू CI माइनस SI इंटू SI इंटू 100 हो जाता है, बाई SI इंटू 100 हो जाता है। इन रेट परसेंट निकालना रहेगा तो 2 इंटू CI माइनस SI बाई SI इंटू 100 हो जाता है। ये रेट परसेंट होता है और ये प्रिंसिपल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमको क्या इसमें निकालना है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू SI कितना है आपका 900 SI है और CI माइनस SI कितना है 954 में से 900 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा 54 हो जाएगा। 2 से इसको काटते हैं तो 450 हो जाएगा, ये स्क्वायर के रूप में था, यानी कि हो जाएगा आपका 450 गुना 400, 450 गुना 450 और बट्टा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। 9 5 45, 9 6 54, 6 से कैंसिल होगा, 6 7 42, 6 5 30। आगे इसका कैलकुलेशन जब किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए इसका तो हो जाएगा आपको ये 3750 आपका क्या हो गया 3750 आपका प्रिंसिपल हो गया। तो ये प्रिंसिपल और रेट परसेंट इस तरह का प्रश्न में ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी है। तो यहां पर देखते हैं कि 3 को संख्या दिया गया है अनुपात के रूप में और उसका वर्गों का योगफल भी दिया गया है। तो एग्जैक्ट ये क्या करते हैं कि रेशियो को हम एग्जैक्ट संख्या बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यानी 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 1856 दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16x स्क्वायर बराबर 1856। इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 29x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1856। ये 29 से कटेगा, 29 से कटेगा 6 बार में, 29 से 64 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर 64। तो x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि तीनों संख्याएं कौन सी होगी। तो x इसका गुणज था, यानी कि 8 दूना 16 पहली संख्या, 8 3 24 दूसरी संख्या, 8 4 32 तीसरी संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है। जब पहली एक संख्या का, तो हमारे पास 2 संख्या है, x है और y है। सपोज डेट x y 2 संख्या ले लिए। कह रहा है कि एक संख्या का यानी कि इसका जब 60% जब y में से घटाया जाता है तो क्या किया जाता है,
y में से x का 60% को जब घटाया जाता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है कि ये जो y था अब घट करके अपने आप में कितना रह गया, ये y में से घटाया गया तो y घट करके ये रह गया कितना, ये 52% रह गया। यहां से इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये होगा 20 × 60, 20 × 5 = 100, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 × 12, 4 से कटेगा, ये 25 बार में इस y को हम उस साइड में भेजेंगे, यानी कि हो जाएगा -x × 3/5 = हो जाएगा ये -12/25 y हो जाएगा। ये कटेगा 3 × 4 = 12, ये 5 × 5 = 25, माइनस से माइनस भी गायब हो गया, ये 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि x/4 = y/5। देन आप निकाल लीजिए कि x/y बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 15 पेन, क्या दिया गया है कि 15 पेन और 24 डिक्शनरी का जो मूल्य है वो कितना है, 4266 है। तो 5 पेन और 8 डिक्शनरी की कुल कीमत क्या होगी। तो ध्यान देंगे, मात्र एक इक्वेशन से किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो कभी भी इस क्वेश्चन को इक्वेशन के रूप में नहीं लेंगे। ये एक लॉजिक दिया गया है, इस लॉजिक को समझना होगा। तो यहाँ 15 पेन था, यहाँ 8 डिक्शनरी था, और पूछा गया है 5 पेन और 8 डिक्शनरी। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर पूरा इक्वेशन में हम 3 से दोनों साइड में डिवाइड करते हैं तो 15 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 पेन हो जाएगा, 24 में जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 8 डिक्शनरी हो जाएगा, और जब इसमें आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 दूनी का 6, 3 दूना 6, यानी 1422 हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकती है। कहने का मतलब ये है कि 6 मैन का जहां पर जरूरत है, अगर महिलाओं का वहां पर जरूरत पूरा जाए तो 9 महिला चाहिए, वोमेन चाहिए। क्लियर है, यानी कि जिस काम को करने के लिए अगर पुरुष चाहिए तो 6 लगेगा, महिला चाहिए तो 9 लगेगा। दोनों का इफिशियंसी यानी क्षमता क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो दोनों के क्षमता का पहले रेशियो निकालते हैं, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि मैन अनुपात वोमेन का कार्य क्षमता हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। 3:2 हो गया क्षमता। अब यहाँ पर क्या हमको निकालना है, अब निकालना है कि अगर देखिए, या तो पुरुष को लेंगे फिर या महिला को लेंगे, इसमें से या तो पुरुष को लेंगे फिर या महिला को लेंगे। तो हम पुरुष से ही बनाते हैं, यानी कि 6 पुरुष किसी काम को करता है तो 14 दिन में करता है, तो उसी खेत को यानी उसी काम को 2 पुरुष यानी कि 2 मैन और 4 वोमेन मिलके कितने दिन में करेगी, एक दिन में करेगी। तो जहां मैन रहेगा वहां 3 वैल्यू रखेंगे, क्योंकि एक मैन का क्षमता 3:1, मैन का क्षमता 3, तो 6 मैन का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 6 × 3 इंटू यहाँ पर 14 दिया हुआ है, बराबर यहाँ पर मैन का संख्या दिया है 2 मैन दिया है, तो एक मैन का क्षमता 3, तो 2 मैन का क्षमता 6। जब एक वोमेन का क्षमता 2, तो 4 वोमेन का क्षमता 8 हो जाएगा। इंटू x निकालना है, यहाँ पर निकाल लिया जाए, ये 6 8 14 × x हो जाएगा, 14 से 14 कटेगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर कितना दिन में करेंगे, उसी काम को 18 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये सर्च इंडर्सेस का क्वेश्चन है, यानी घातांक करने का प्रश्न है। इसको देखा जाए, पहले इसको पूरा मिनिमाइज करते हैं। तो देखिए, एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, रूट अंडर ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो जब रूट हटता है तो इसके पावर में 1/2 आ जाता है। तो उस तरह से जब इसको तोड़ेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है, जिसको कि मैं सुधार ले रहा हूं। क्वेश्चन में मिसिंग है कि यहाँ पर क्वेश्चन में मिसिंग हमारा है इस रूप में कि यहाँ पर हमारा जो डिजिट होगा ये मिसटाइप हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारा 5 डिजिट होगा। क्या होगा, वहाँ पर 5 होगा। और इसको नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। तो पहले रूट हटाएंगे, तो ये हमारा किस रूप में होगा, इसमें पहले हम रूट हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इंटू ये 9 का स्क्वायर दिया है, यानी 3 का स्क्वायर ना है तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये तो 3 के पावर n इंटू 3 के पावर रूट अंडर है ना, यानी 3 के पावर 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, घातांक का नियम कहता है कि जब दो बेस आपस में बराबर होते हुए भी गुना में हो तो पावर जुट जाता है। तो पावर को यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यानी 3 के पावर हो जाएगा 5/2 + 4 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सब बेस बराबर है, गुना में है तो पावर को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो पावर हमारा यहाँ पर भी जुड़ चुका है, पावर हमारा जुड़ चुका है। तो इसमें देखा जाए कि जब दो बेस आपस में बराबर हो तो दोनों का पावर भी बराबर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 4 दूना 8, 8 5 13/2 हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2n + 2 + 1, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। आगे जो बचा हुआ है क्या बचा है, यानी कि 13 बराबर बचा हुआ है 2n + 3, तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि n बराबर क्या होगा, n बराबर 5। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज के सेशन का मैं लास्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, तो 35% पास हुए, इसके कहने का मतलब है कि जो भी एग्जाम में बैठे होंगे उनका संख्या क्या होगा 100% होगा। तो 100% में जब 35% पास हुए हैं, 100% में जब पास आपको दे दिया 35%, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल आपका 65%, ये तो फिक्स है। तो फेल कितना हुए हमारा 65% फेल हुए हैं, लेकिन फेल हुए हैं कितना 455 हमारा फेल हुए हैं, यानी 65% का वैल्यू 455, तो 1% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 1% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 7 बार में ये पूरा कट जा रहा है, तो 1% का वैल्यू जब हमारा 7 हो गया तो 100% इन 00 इधर लगा देंगे, 00 इधर भी लग जाएगा, LHS बराबर RHS। तो उस परीक्षा में कितने हो गए, जो भी बैठे होंगे 100% बैठे होंगे, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे 700 बैठे थे। तो इस तरह से हमारा आज का ये टोटल 25 प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब मैं इस तरह का पोस्ट अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो हमारा ये सेशन कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के मैं सेशन यहीं समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। ओके।